Hello everyone. Welcome to Super Kalam. I am your teacher Arpita Sharma and we are going to start with a very important lesson today. This lesson would help you consolidate the most important summits and organizations that were seen in news, both from the current aspect as well as the static aspect. अब देखिए जब भी समिट्स की बात आती है या जब भी ऑर्गेनाइजेशंस की बात आती है, एक चीज हमें हमेशा दिमाग में रखनी है कि समिट्स एंड ऑर्गेनाइजेशंस आपके इंटरनेशनल रिलेशंस का पार्ट बनते हैं जीएस पेपर 2 के अंदर। एंड इंटरनेशनल रिलेशंस जीएस पेपर 2 अगर आप देखोगे प्रिलिम्स में अगर आप देखें तो हाउ मेनी काइंड ऑफ क्वेश्चंस और हाउ व्हाट वेटेज डू दे कैरी। तो वेटेज की अगर हम बात करें तो इजीली आप यहाँ से 4 to 8 मार्क्स एक्सपेक्ट कर सकते हो एवरी ईयर। एंड यूपीएससी की एक बहुत प्रोमिनेंट आदत है कि जब भी किसी भी समिट की बात हो या किसी भी नेशनल इंटीग्रेशन की बात हो या किसी ऑर्गेनाइजेशन की बात हो, रीजनल ऑर्गेनाइजेशन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, दे विल ऑलवेज आस्क यू टू स्टडी द मैप्स बिकॉज मैप बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं। इवन व्हेन वी टॉकिंग अबाउट ब्रिक्स तो आपको बोला जाएगा नॉर्थ से साउथ अरेंज करो नेशंस को, right, which are a part of BRICS, or east to west से arrange करो of the nations which are a part of BRICS, right? So these are the kind of questions that they are going to ask you. तो जब भी आप ऑर्गेनाइजेशन पढ़ो हमारा गोल क्या होना चाहिए? Our goal should be only one, that is the priority we can say, that is make sure you remember the member nations and their positions on the map, एंड ऑल्सो मेक श्योर कि आप उस ऑर्गेनाइजेशन के एम को याद रखो, उस ऑर्गेनाइजेशन के सिग्निफिकेंस को याद रखो फॉर इंडिया, बिकॉज इफ इंडिया इज इन्वॉल्व इंपॉर्टेंस फॉर इंडिया इज ऑफ utmost importance, है ना? And you also remember ki when it was established, also remember the mapping part, what are the nations which are a part of it and how you can arrange them on a map, right, from a direction wise, north से south, east से west। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद अ वेरी इंटरेस्टिंग समिट विच आई केम अक्रॉस। अब ऐसा हर बार नहीं होता कि ये समिट्स प्रोमिनेंटली न्यूज़पेपर में आपको दिखे, मिस हो जाती हैं न्यूज़पेपर से, राइट? अभी 7 days अगो दिस समिट वॉज इन न्यूज़ एंड इट इज़ द काजा समिट विच टुक प्लेस इन जाम्बिया। तो ये इंपॉर्टेंट है। व्हेन वी टॉक अबाउट द काजा समिट रिसेंटली 2024 में अभी, the heads of the state summit for Kaza, that is Kavango Zambezi Trans Frontier Conservation Area, it took place। ये समिट हुआ है, कहाँ हुआ है? जाम्बिया में हुआ है। आई वुड रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू टू मेक रनिंग नोट्स इन द क्लास विद मी। अब ये समिट हुआ है जाम्बिया में, जहां पर मेंबर स्टेट्स ने किस बारे में बात की? दे वर टॉकिंग अबाउट हाउ टू मेक श्योर कि वी हैव टू रिन्यू द साइट्स इनिशिएटिव, दैट इज द कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इन इंडेंजर्ड स्पीशीज ऑफ वाइल्ड फौना एंड फ्लोरा। ओके, उन्होंने कहा कि हमको विड्रॉ करना चाहिए साइट से और हमको इसको रिन्यू करना चाहिए सो दैट मोर प्रोटेक्शन कैन बी गिवन टू द वाइल्ड स्पीशीज। नाउ व्हाट वर द इश्यूज व्हिच वर डिस्कस्ड? एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रोमिनेंट पॉइंट है कि व्हेनेवर यू आर स्टडिंग अबाउट एनी समिट, रिमेंबर द इश्यूज। ये आपको मेंस में भी हेल्प करेगा। सो दिस क्लास इज नॉट जस्ट लिमिटेड फॉर प्रीलिम्स, फॉर मेंस ऑल्सो दिस इज इंपॉर्टेंट बिकॉज आराम से 10 मार्कर क्वेश्चन यहाँ पर एक बन सकता है आपके पेपर 3 के अंदर, ठीक है? सो व्हाट वर द इश्यूज व्हिच वर डिस्कस्ड? फर्स्ट इशू वाज कि साइट्स के साथ ना हिस्टोरिकली डिस्प्यूट चल रहा है काफी। Why the dispute is going on? Because there are many proposals which have been raised in sites so that more scientific conservation methods can be adopted to conserve the wild animals, but उन provisions को, उन request को accept नहीं किया गया है completely। फॉर एग्जाम्पल आइवरी ट्रेड अगर आप देखो एलिफेंट्स के केस में या राइनोसेरोस के केस में, आप देखोगे कि इट हैज बिकम मोर एंड मोर प्रोमिनेंट नाउ। ट्रॉफी हंटिंग के ऊपर रिस्ट्रिक्शन लगाने की बात की गई। ट्रॉफी हंटिंग क्या होता है? व्हेन यू हैव टू पुट सम एनिमल्स फेस ऑन डिस्प्ले इन योर हाउस, राइट? आप उसके लिए ट्रॉफी हंटिंग करते हो, उनको हंट करते हो, सिलेक्टिवली कुछ वाइल्ड स्पीशीज को हंट कर रहे हो और अपना अचीवमेंट सिंबलाइज कर रहे हो दैट वी हैव हंटेड दिस पर्टिकुलर बोर और दैट एनिमल। सो दैट इज ट्रॉफी हंटिंग। इसके खिलाफ बात की गई है कि दिस शुड बी कंप्लीटली, वी शुड रिस्ट्रिक्ट इट एंड वी शुड डू समथिंग अबाउट इट। आइवरी ट्रेड, वाइल्ड लाइफ प्रोडक्ट्स को ट्रेड करना। अभी रिसेंटली आई सॉ इन न्यूज़पेपर देयर वाज अ लेपर्ड की स्किन थी एंड द पर्सन वाज सिटिंग, राइट? दिस हैपेंड समवेयर इन साउथ इंडिया। सो द पॉइंट इज कि ट्रॉफी हंटिंग, आइवरी ट्रेड, दीज आर स्टिल प्रोमिनेंट। भले ही इसमें काफी रिस्ट्रिक्शंस लगाई हूं बट अभी भी ये रहता है, चल रहा है एट द बैक एंड, राइट? We have to make sure कि strict restrictions or strict banning provisions are put into place to stop all this.
देन व्हेन वी लुक एट इकोनॉमिक पिटफॉल्स, यहाँ पर एग्जिस्टिंग साइट्स रिस्ट्रिक्शंस, बेसिकली इसमें कहा गया ये कि अभी इफ यू वांट टू मेक श्योर कि कुछ प्रोविजंस को लागू किया जाए साइट्स के अंदर और साइट्स को और ज्यादा स्ट्रांग बनाया जाए, देन इकोनॉमिकली ऑल्सो वी हैव टू मेक श्योर कि correct amount of funding is being given, right? Only then all these regulations will be put into place, right? तो ये भी बात की गई है। अगर आपसे कोई पूछे, वैसे प्रीलिम्स के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लीज राइट इट डाउन, व्हाट एग्जैक्टली इज आइवरी? क्या होता है आइवरी? एलिफेंट की आइवरी टस्क होती है ना, इट इज जस्ट लाइक द टीथ, जैसे दांत होते हैं, है ना? तो बेसिकली इट कंसिस्ट ऑफ रेजिलियंट इनेमल, ओके, ड्यूरेबल डेंटाइन पाया जाता है। चाहे मेल अफ्रीकन एलिफेंट्स की बात करें या फीमेल, दोनों में ही टस्क होते हैं, बट ओनली सम मेल एलिफेंट्स, एशियन एलिफेंट्स, दे हैव टस्क। अगर अफ्रीकन एलिफेंट्स में तो टस्क पाए जाते हैं, ठीक है। इवन वर्ल्ड वाइड फंड की अगर हम बात करें ना, दे ऑल्सो हाईलाइटेड द इशू ऑफ आइवरी पोचिंग, तो उसके लिए एलिफेंट्स को मारा जाता है, राइट? इट इज सेड 20,000 एलिफेंट्स आर किल्ड एनुअली टू मीट द एशियन डिमांड फॉर आइवरी। So that is a very alarming situation. That is why this particular meeting focused on रिस्ट्रिक्शन ऑन ट्रॉफी हंटिंग एंड बैन ऑन आइवरी ट्रेड। 20,000 हाथियों को सालाना मारा जा रहा है उनके आइवरी के लिए। नाउ हियर देयर वर 5 सर्दर्न अफ्रीकन नेशंस व्हिच वर पार्टिसिपेटिंग इन दिस समिट, अंगोला, बोट्सवाना, नामीबिया, जाम्बिया एंड जिम्बाब्वे। ये जो रीजन्स है ना, 2/3 पॉपुलेशन एलिफेंट का, अफ्रीकन एलिफेंट का, यही इसी रीजन में पाया जाता है। तो ये पॉइंट आपको याद रखना है व्हेन इट कम्स टू द काजा समिट। यहां तक पॉइंट क्लियर हो गया सभी को? चलो, नाउ लेट्स मूव अहेड। थोड़ा सा साइट्स के बारे में पढ़ लेते हैं, बिकॉज दैट इज इंपॉर्टेंट। अब साइट्स के बारे में न्यूज में आया है तो इसको पढ़ना जरूरी है, स्टैटिक क्वेश्चन यहीं से पूछा जाएगा। तो बेसिकली साइट्स की फुल फॉर्म क्या होती है? व्हाट एग्जैक्टली इज द फुल फॉर्म? यस, इट इज द कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इन endangered species of wild fauna and flora। ओके, बेसिकली ये क्या है? ये एक इंटरनेशनल अग्रीमेंट है, ठीक है। अब इसमें क्या होता है? बेसिकली ऑल दी स्टेट्स एंड ऑल दी रीजनल इकोनॉमिक इंटीग्रेशन जो ऑर्गेनाइजेशन है वॉलंटरीली इसमें पार्टिसिपेट करती हैं। नाउ अनदर इंपॉर्टेंट पॉइंट इज कि ये फोर्स में कब आया था? सो बेसिकली इट एंटर्ड इनटू फोर्स इन जुलाई 1975। करंटली 184 कंट्रीज हैं जो इसकी पार्टीज हैं। एंड अनदर इंपॉर्टेंट पॉइंट इज द एम। इसका एम क्या होगा साइट्स का? द एम इज टू इंश्योर दैट इंटरनेशनल ट्रेड इन दी स्पेसिमेंस, जैसे कि अभी आइवरी की मैंने आपको बात बताई, दी स्पेसिमेंस ऑफ the wild animals and plants does not threaten their survival, जब उनके आइवरी की बात हो रही है ट्रेड की, उससे उनके सर्वाइवल, मतलब ऑल ऑफ दीज ट्रेड्स हैव टू बी रिस्ट्रिक्टेड, हैव टू बी बैंड इन ऑर्डर टू मेक द सर्वाइवल ऑफ दीज एलिफेंट्स पॉसिबल, राइट? अब जब हम बात करेंगे साइट्स के सेक्रेटेरिएट की, वेयर इज द सेक्रेटेरिएट ऑफ साइट्स लोकेटेड? तो इट इज फर्स्ट ऑफ ऑल एडमिनिस्ट्रेड बाय यूनेप, दैट इज द यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम, एंड इट इज लोकेटेड एट जिनीवा विच इज इन स्विट्जरलैंड। ओके, अगर आप देखें साइट्स के बारे में, तो साइट जो है वो लीगली बाइंडिंग है ऑन द पार्टीज। इट इज लीगली बाइंडिंग ऑन द पार्टीज। It does not take the place of national laws, but yes, it is legally binding on the parties. इसी से मुझे एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज याद आई। डू यू नो व्हेन द वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे इज सेलिब्रेटेड? इट इज सेलिब्रेटेड एवरी ईयर ऑन 3rd of March। और कब से सेलिब्रेट हो रहा है ये? सिंस 2013 से ये सेलिब्रेट हो रहा है। तो अगेन ये इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाता है। छोटे छोटे पॉइंट्स जो मुझे याद आ रहे हैं विच आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर प्रीलिम्स, यू कैन मेक अ नोट ऑफ इट। मेरे साथ एक रनिंग नोट्स बनाते ही चले जाओ, दैट वुड बी रियली बेनिफिशियल फॉर ऑल ऑफ यू। चलिए आगे बढ़ते हैं, लेट्स मूव अहेड विद साइट्स। एक बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है जो मुझे याद आ रही है, एंड दैट इज नोन एज कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, इफ यू ऑल्सो रिमेंबर इट, है ना? इसी के साथ मुझे याद आया, तो लेट अस मेक अ शॉर्ट नोट ऑन दैट एज वेल, CBD, बिकॉज क्वेश्चंस ऑन कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी हैव बीन आस्क्ड अ लॉट। कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी। नाउ व्हाट एग्जैक्टली इज CBD?
सीबीडी की अगर हम बात करें, अगेन एक सबसे इंपॉर्टेंट प्रोमिनेंट पॉइंट इज इट इज लीगली बाइंडिंग, वट एवर इज डिसाइडेड इन सीबीडी दैट इज लीगली बाइंडिंग ऑन दी मेंबर नेशंस, एंड इट हैज बीन इन फोर्स सिंस, कब से फोर्स में है, 1993 से फोर्स में है। इसके ऑब्जेक्टिव्स बहुत इंपॉर्टेंट है। व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ सीबीडी? फर्स्ट ऑब्जेक्टिव इज कंजर्वेशन, इट इज कंजर्वेशन ऑफ बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी। Then second one is sustainable use of biological diversity, and third one is the fair and the equitable sharing of the benefits which come out of the usage of generic resources। जितने भी बायोलॉजिकल जेनेरिक रिसोर्सेज हैं, उनके जो भी बेनिफिट्स हैं, उसको शेयर भी इक्विटेबली किया जाए। ठीक है। अब अगेन इस केस में भी सेक्रेटेरिएट कहाँ होगा? इट वुड बी इन मॉन्ट्रियल, दैट इज इन कनाडा। ऑलराइट, यहाँ तक पॉइंट क्लियर हो गया सबको? ठीक है। इसी के साथ एक होमवर्क मैं आपको दे रही हूँ कि आज आपको नगोया प्रोटोकॉल के बारे में भी पढ़ना है। ठीक है, तो इसके बारे में पढ़ के मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में 4 पॉइंट्स में एक्सप्लेन कीजिएगा कि व्हाट एग्जैक्टली डिड यू रीड अबाउट द नगोया प्रोटोकॉल। ऑलराइट, दैट इज योर होमवर्क पार्ट 1। और भी होमवर्क क्वेश्चंस हैं जो मैंने कमेंट सेक्शन में जिनका लिंक दिया है, दे आर बेसिकली द prelims related homework questions. Make sure that you solve those questions and share your scores with me in the comment section. ठीक है। Now coming on to the next very important summit. अब इसके अंदर बहुत सारे components हैं जो पढ़ने पड़ेंगे, इसीलिए ध्यान से अपने रजिस्टर्स में नोट बनाने हैं आपको। ठीक है। वर्ल्ड हाइड्रोजन समिट। अब देखो, जब हम बात करते हैं वर्ल्ड हाइड्रोजन समिट की, तो ये समिट कहाँ हुआ? नीदरलैंड्स में हुआ, ये तो हमें पता ही है। वर्ल्ड हाइड्रोजन समिट टुक प्लेस इन नीदरलैंड्स। 2024 के ही समिट की मैं बात कर रही हूँ। दिस इज इंपॉर्टेंट बिकॉज ग्रीन हाइड्रोजन, ऑल डिफरेंट काइंड्स ऑफ हाइड्रोजन, वी हैव टू स्टडी अबाउट देम। इसके अंदर तो ग्रीन हाइड्रोजन के ऊपर बात हुई है। सो दिस पर्टिकुलर समिट व्हेन इट वाज कंडक्टेड, किन किन चीजों के बारे में बात की गई? ऑब्जेक्टिव क्या था? ऑब्जेक्टिव सिंपल था कि ग्रीन हाइड्रोजन के यूज को प्रमोट करना है। नाउ हियर व्हाट एग्जैक्टली इज ग्रीन हाइड्रोजन? देखो, ये इट इज वर्ल्ड्स लार्जेस्ट ग्लोबल ग्रीन हाइड्रोजन प्रोग्राम, राइट, विच इज बीइंग लेड बाय दिस समिट। तो ग्रीन हाइड्रोजन क्या होता है, इसको पढ़ना जरूरी है। व्हेन वी टॉक अबाउट ग्रीन हाइड्रोजन, अलग अलग टाइप के और भी हाइड्रोजन होते हैं, जैसे कि आपका हो गया यहाँ पर, आई जस्ट राइट इट डाउन ओवर हियर, ग्रे हाइड्रोजन, ब्लू हाइड्रोजन, एंड देन वी हैव द ग्रीन हाइड्रोजन। दीज आर द बेसिक काइंड्स ऑफ हाइड्रोजन। ब्लैक हाइड्रोजन भी होता है, बट ये बेसिक है। इस समिट की अगर हम बात करें, वर्ल्ड हाइड्रोजन समिट, नोडल मिनिस्ट्री कौन है? मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी। जो हमारा इंडिया में नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन है ना, इसकी मिनिस्ट्री कौन है? मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी। रिमेंबर दिस फॉर प्रीलिम्स। नाउ लेट अस स्टडी अबाउट द ग्रीन हाइड्रोजन, ग्रे हाइड्रोजन एंड ब्लू हाइड्रोजन इन डिटेल। अलग से एक ना नोट्स बना लेंगे हम। स्टार्ट करते हैं हम ग्रीन हाइड्रोजन से। सो वी आर स्टार्टिंग विद ग्रीन हाइड्रोजन। When we talk about green hydrogen, first important point is कि green hydrogen है क्या? It is basically clean energy source. That is why its usage is being promoted, है ना? तो it is clean energy source. कैसे produce किया जाता है? It is produced via chemical process. Chemical process. Okay? इस chemical process को क्या कहा जाता है? Electrolysis कहा जाता है। तो दिस इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट, इसको प्लीज हाईलाइट कर लेना। ठीक है, इलेक्ट्रोलाइसिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब इलेक्ट्रोलाइसिस में होता क्या है? ये हो गया वाटर, वाटर इज स्प्लिट इनटू हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। ठीक है, वाटर को हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में क्या किया जाएगा? स्प्लिट किया जाएगा, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। ठीक है, और इससे क्या होगा? कैसे? इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, इट विल बी स्प्लिट इनटू हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन यूजिंग इलेक्ट्रिसिटी। कैसे? राइट इट डाउन, यूजिंग इलेक्ट्रिसिटी। और ये इलेक्ट्रिसिटी कहाँ से आएगी? फ्रॉम दी रिन्यूएबल सोर्सेस, फ्रॉम दी रिन्यूएबल सोर्सेस, जैसे कि सोलर, विंड, हाइड्रो पावर, और विंड पावर और हाइड्रो पावर। सोलर पावर हो गया, विंड पावर हो गया, हाइड्रो पावर हो गया। ठीक है, तो यहाँ से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करके वाटर को हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में स्प्लिट किया जाएगा। दैट्स हाउ विल गेट दी इलेक्ट्रोलाइसिस। Now, green hydrogen is a sustainable alternative to all the fossil fuels that we are using. Why? Because it will produce lower greenhouse gas emissions.
अगर हम बात करें ग्रे हाइड्रोजन की, ग्रे हाइड्रोजन को तो डिराइव ही फॉसिल फ्यूल से किया जाता है, कार्बन कैप्चर नहीं किया जाता, बट उसको डिराइव ही फॉसिल फ्यूल से किया जाता है। दैट इज वाई जीएचजी के जो एमिशंस हैं वो ग्रे हाइड्रोजन में थोड़े ज़्यादा ही रहते हैं। ठीक है, तो इसलिए ये आपको पॉइंट याद रखना है। अब इसी केस में अनदर इंपॉर्टेंट हाइड्रोजन इज, यहाँ पर आ जाएगा आपका ग्रे हाइड्रोजन के बाद ब्लैक हाइड्रोजन। यस, मैं इसके ऊपर भी एक छोटा सा नोट आपके साथ बनाती हूँ सो दैट इट विल हेल्प यू अ लॉट इन योर रिवीजन। जब हम बात करते हैं ब्लैक हाइड्रोजन की, ब्लैक हाइड्रोजन इज अ टाइप ऑफ हाइड्रोजन विच इज प्रोड्यूस्ड फ्रॉम व्हाट? इट इज प्रोड्यूस्ड फ्रॉम कोल, या फिर आप बोल सकते हो इट इज प्रोड्यूस्ड फ्रॉम लिग्नाइट। किस प्रोसेस के थ्रू? द प्रोसेस इज नोन एज गैसिफिकेशन, and it is the oldest method of producing hydrogen by the way, but it is also most environmentally damaging process, क्योंकि इस प्रोसेस के अंदर क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड होता है रिलीज। ओके, कार्बन मोनोक्साइड ऑल्सो गेट्स रिलीज्ड। ठीक है, दैट इज हार्मफुल फॉर द इन्वायरमेंट एंड इट कैन नॉट बी रीयूज्ड ऑल्सो। ओके, तो ब्लैक हाइड्रोजन क्या है? इट इज द ऑपोजिट ऑफ ग्रीन हाइड्रोजन ऑन द हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। तो ये पॉइंट आप यहाँ पर याद रखेंगे। ठीक है, तो द मेथड इज मोर ब्लैक हाइड्रोजन, और इसी केस में अगर हम ब्राउन हाइड्रोजन की भी बात करें ना, तो हेयर ऑल्सो वी विल सी कि द मेथड इज मोर हार्मफुल इकोलॉजिकली एज कंपेयर टू ग्रे हाइड्रोजन प्रोडक्शन एज देयर इज यूसेज ऑफ ब्लैक कोल और लिग्नाइट। तो इसको अंडरलाइन कर लो, ब्लैक कोल और लिग्नाइट के यूसेज की वजह से इट इज वन ऑफ द मोस्ट डैमेजिंग प्रोसेस। ओके, आगे बढ़ते हैं। नाउ वी हैव द नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट फोरम और समिट यू कैन सी, विच इज द एशियन आशियान फ्यूचर फोरम समिट। ठीक है, अब रिसेंटली हुआ है, 2024 की बात है, ये भी नया ही है, फर्स्ट टाइम हुआ है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है। बेसिकली इंडियाज एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर पार्टिसिपेटेड इन द फर्स्ट आशियान फ्यूचर फोरम। नाउ क्या है ये? ऑब्वियसली इसमें आशियान नेशंस तो पार्टिसिपेट करेंगी ही करेंगी, एंड दिस फोरम विल एक्ट एज अ प्लेटफॉर्म फॉर व्हाट? Platform for ASEAN and its partners. Why? To share new ideas. जब भी कोई फोरम होता है, एक पॉइंट याद रखना, अल्टीमेटली तो फोरमोस्ट यू कैन से ऑब्जेक्टिव इज कि आइडियाज को शेयर किया जाए। ठीक है, दैट इज द फोरमोस्ट ऑब्जेक्टिव। पॉलिसी रिकमेंडेशंस शेयर की जाए। The aim is to create a common platform for the ASEAN member states and other partner countries to come together, discuss what are the challenges they are facing, what can be the solution, etc. And it acts as a platform for ASEAN. अब यहाँ पर आप देखोगे किसने प्रपोज किया इसको? It was proposed by Vietnam 2023 में 43rd ASEAN summit हुआ था, तो वियतनाम ने बोला कि यार ऐसा कोई फोरम भी होना चाहिए where the member nations and other participating entrepreneurs and companies and countries can also pitch their ideas, right? अब यहाँ आशियान इंपॉर्टेंट हो जाता है। स्टैटिक भी देखो, करंट अफेयर से हमेशा स्टैटिक निकाला ही जाएगा। सो इन आशियान वी हैव टू अंडरस्टैंड व्हेन वाज इट एस्टैब्लिश्ड? 1967 में एस्टैब्लिश हुआ, बैंकॉक डिक्लेरेशन साइन किया गया था, देन दैट वाज एस्टैब्लिश्ड, एंड इट इज अ ग्रुप ऑफ एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस। फाउंडिंग मेंबर्स कौन होंगी? साउथ ईस्ट एशियन नेशंस होंगी, दैट इज इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपाइन, सिंगापुर, थाईलैंड। एंड मोटो क्या है? मोटो इज वन विजन, वन आइडेंटिटी, वन कम्युनिटी। एंड इंटरेस्टिंगली प्रेजेंटली आशियान कंप्राइजेस 10 मेंबर स्टेट्स। इंडोनेशिया तो है ही है, हमें पता है, मलेशिया भी है, फिलीपाइन, सिंगापुर, थाईलैंड, ये सब हैं फाउंडिंग मेंबर्स हैं। इसके अलावा ब्रुनेई, लाओस, म्यांमार, कंबोडिया, तो ये सारे नेशंस में टोटल देयर आर 10 मेंबर स्टेट्स टू प्रमोट इंटर गवर्नमेंटल कोऑपरेशन। एंड आपको पता है 8th of August इज सेलिब्रेटेड एज आशियान डे, सो दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग। इस ये जो डेज है ना, ये स्पेसिफिक डेज याद रखने बहुत जरूरी होते हैं। फॉर एग्जाम्पल इनिशियली व्हाट डिड आई टेल यू, यहाँ पर क्या बताया था? ठीक है, 3rd मार्च। तो ये कुछ ऐसे एम्पावरिंग डेज हैं जो प्रिलिम्स में काफी इंटरेस्टिंगली स्टेटमेंट्स में ट्विस्ट करके आपसे पूछे जा सकते हैं। सो बी रेडी फॉर दीज काइंड ऑफ क्वेश्चंस एज वेल। Now let's move ahead towards the next very important topic which is the Global Biofuel Alliance। अब आप देख रहे हो ना कि ग्लोबल वार्मिंग किस तरीके से बढ़ रही है। ग्लोबल वार्मिंग व्हेन इट इज इंक्रीजिंग एट सच फास्ट पेस, वी नीड टू अंडरस्टैंड कि ये अलायंस, ये फोरम्स जो क्लाइमेट चेंज को डिस्कस करें या रिसोर्सेज या फॉसिल फ्यूल्स को डिस्कस करें या ऑल्टरनेटिव फ्यूल्स को डिस्कस करें, ये इंपॉर्टेंट हो जाती हैं यूपीएससी के लिए। सबसे पहले तो ये बताओ बायोफ्यूल क्या होता है? What is biofuel?
देखो हाइड्रोकार्बन का नाम आपने सुना होगा, ठीक है। एनी हाइड्रोकार्बन फ्यूल विच इज प्रोड्यूस्ड, प्लीज राइट इट डाउन, इसको लिख लीजिए, ठीक है। विच इज प्रोड्यूस्ड फ्रॉम एन ऑर्गेनिक मैटर, एन ऑर्गेनिक मैटर in a short period of time, short period of time, इट इज नोन एज बायोफ्यूल, उसी को बायोफ्यूल कहते हैं। कोई भी हाइड्रोकार्बन फ्यूल जिसको लिविंग या कभी लिविंग मटेरियल कोई होगा नेचर में, उससे शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम यानी कि डेज वीक्स या मंथ्स में बनाया जाए, उसको बायोफ्यूल बोला जाता है। एंड इट कैन बी यूज्ड टू पावर द व्हीकल्स, हीट होम्स, जनरेट इलेक्ट्रिसिटी एटसेट्रा। लिक्विड भी हो सकता है, सॉलिड भी हो सकता है, गैसेस भी हो सकता है बायोफ्यूल, ठीक है। जैसे कि गैसेस बायोफ्यूल्स होते हैं जिसमें बायोगैस आ जाता है, आपने एनसीईआरटी में क्लास 6 में पढ़ा होगा। लिक्विड बायोफ्यूल्स होते हैं जैसे कि बायो इथेनॉल, बायोडीजल। सॉलिड बायोफ्यूल्स इंक्लूड वुड, मन्योर एटसेट्रा, सो दीज आर बायोफ्यूल्स। अच्छी बात यह है कि दे आर क्लीनर सोर्स ऑफ एनर्जी, दे कैन इंक्रीज द फार्मर्स इनकम, दे आर ऑल्सो रिन्यूएबल, क्योंकि बायोमास से बनाया जाता है तो रिन्यूएबल है ना। बट कंसर्न्स क्या हो जाते हैं, मेजर कंसर्न ये रहता है कि अ लार्ज अमाउंट ऑफ लैंड एंड वाटर इज रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस देम, राइट। इंडिया में तो आप देखोगे एग्रीकल्चरल सरप्लस वैसे ही कम है, और इतना ज्यादा जमीन और पानी की खपत होगी तो वो थोड़ा सा लॉस में चला जाता है। नाउ हियर ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस क्या है, इट वाज रिसेंटली लॉन्च्ड सो दैट बायोफ्यूल्स के यूज को बढ़ाया जा सके, इंटेंसिटी को बढ़ाया जा सके। अंडर इंडियाज G20 प्रेसिडेंसी दिस वाज लॉन्च्ड, एंड 19 कंट्रीज एंड 12 इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैव अग्रीड टू जॉइन द ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस। अब इसमें ऑब्वियसली द इनिशिएटिव हैज बीन लेड बाय इंडिया ओनली। अब इसके अंदर क्या होगा कि दे आर गोइंग टू हैव सम सिग्निफिकेंस, दीज एसोसिएशंस एंड अलायंसेस, इनकी कुछ इंपॉर्टेंस तो होती ही है। फॉर एग्जांपल ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस में क्या होगा, द कंट्रीज, द 12 कंट्रीज, 19 कंट्रीज विच आर ट्राइंग टू पार्टिसिपेट इन इट, they will help in transferring technologies, their technical know-how, they will help in mobilizing international climate funds. Then इसके अंदर फ्लेक्स फ्यूल व्हीकल्स का अडॉप्शन की बात की गई है, राइट इट डाउन, फ्लेक्स फ्यूल व्हीकल्स की अडॉप्शन की बात की गई है। व्हाट एग्जैक्टली इज द फ्लेक्स फ्यूल व्हीकल, दिस इज इंपॉर्टेंट फॉर प्रीलिम्स। सो दीज FFVs, they have engines that can run on flexible fuel, 100% एथेनॉल पे इनका इंजन काम कर सकता है। तो ये हाईलाइट कर लो प्लीज, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, ठीक है, जो आपको पता होने चाहिए। ओके चलो आगे बढ़ते हैं। नाउ वी हैव आवर वेरी फेवरेट ब्रिक्स। हमको पता है कि ब्रिक्स तो हर साल क्वेश्चन, एक क्वेश्चन तो ब्रिक्स के ऊपर आता ही आता है। यूपीएससी का फेवरेट है ब्रिक्स, क्वाड, आशियान, SCO, शांघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन एटसेट्रा। तो जब हम ब्रिक्स की बात करते हैं, लेट अस अंडरस्टैंड अबाउट ब्रिक्स। आपको पता है 15th ब्रिक्स समिट न्यूज में था, सभी को पता है ये बात, राइट, दैट 25 जन के आसपास ये समिट न्यूज में था। सो दैट इज वाई ब्रिक्स इज इंपॉर्टेंट। ब्रिक्स बेसिकली स्टैंड्स फॉर ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना एंड साउथ अफ्रीका। जब हम ब्रिक्स की बात करते हैं, ये समिट हुआ, इस समिट के आउटकम को पढ़ना बहुत जरूरी है। नाउ व्हेन वी टॉक अबाउट दिस समिट, लीडर्स ऑफ द ब्रिक्स समिट दे हैव रिलीज्ड अ कलेक्टिव स्टेटमेंट। इस साल ना जितने भी, इस बार जितने भी समिट्स और ऑर्गेनाइजेशंस, एसोसिएशंस मिले हैं, उन्होंने क्लाइमेट चेंज की बात की है। बिकॉज अगर आप दिल्ली में देखोगे ना, 42 to 50 डिग्री सेल्सियस का तो क्लाइमेट है, टेम्परेचर है। मतलब इट्स सो हार्ड एंड सो टफ टू स्टेप आउट इन दिल्ली, जिस तरीके का टेम्परेचर दिल्ली में है। इवन 7 बजे तक इतनी जलती हुई धूप रहती है। सो दिस इज समथिंग विच इज वेरी अलार्मिंग, बहुत ज्यादा अलार्मिंग है ये सिचुएशन। दैट इज वाई ऑल दीज नेशंस आर बिकमिंग वेरी वेरी यू कैन से एक्टिव व्हेन इट कम्स टू फोकसिंग ऑन द क्लाइमेट चेंज टॉपिक। जब हम ब्रिक्स की बात करते हैं ना, इसी के ऊपर क्वेश्चन 2017 में भी पूछा जा चुका है, इसी के ऊपर 2020 में भी क्वेश्चन आया है। सो बेसिकली दे विल आस्क क्वेश्चन एवरी ईयर ऑन ब्रिक्स, बिकॉज ब्रिक्स इज ऑलवेज इन न्यूज। अब हमारा जो ब्रिक्स है, इसका एजेंडा क्या रहता है? सबसे पहला एजेंडा इसका रहता है इंटरनेशनल टेररिज्म, सेकेंड इज क्लाइमेट चेंज, देन फूड एंड एनर्जी सिक्योरिटी, देन इंटरनेशनल इकोनॉमिक एंड फाइनेंशियल सिचुएशन, ट्रेड प्रोटेक्शनिज्म जो WTO के द्वारा किया जाता है। अब यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट की फैक्ट्स हैं जो हम पढ़ने वाले हैं, जो आप नोट बना सकते हो। 2009 बहुत ही इंपॉर्टेंट ईयर है, वाई? बिकॉज इस दौरान फर्स्ट ब्रिक समिट हुआ था, क्योंकि साउथ अफ्रीका उस वक्त नहीं था पार्ट, तो ब्रिक बोला जाता था, और ये हुआ था रशिया में, फर्स्ट ब्रिक समिट। देन 2010 में क्या होता है कि साउथ अफ्रीका ज्वाइन कर लेता है ब्रिक्स को, तो इट बिकम्स ब्रिक्स।
देन साउथ अफ्रीका इन 2011 अटेंडेड इट्स फर्स्ट ब्रिक्स समिट। ये साउथ अफ्रीका का फर्स्ट ब्रिक्स समिट था जो कि हुआ था चाइना में। 2014 में एक डेक्लेरेशन साइन हुआ था विच इज नोन एज द फोर्टलेजा डेक्लेरेशन, और इसी के थ्रू न्यू डेवलपमेंट बैंक को स्टैब्लिश किया गया। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट टाइमलाइंस हैं जो ब्रिक्स समिट के रिलेशन में आपको याद रखने हैं। ऑल राइट, सो दिस वॉज आवर क्लास फॉर टुडे। आई होप यू इंजॉयड दिस लेसन। ये कुछ इंपॉर्टेंट की पॉइंट्स थे जो पढ़ना बहुत जरूरी था आपका फ्रॉम द perspective of prelims. Now I have some homework questions for all of you in the comment section and the description box down below. What you have to do is class के बाद जो मैंने एक होमवर्क यहाँ दिया था आपको, where was it? Yes, नगोआ प्रोटोकॉल के बारे में 4 पॉइंट्स लिखने हैं, बाकी के जो 3 होमवर्क क्वेश्चंस मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हैं वो सॉल्व करके अपने स्कोर्स मुझे कमेंट सेक्शन में बताने हैं आपको। ठीक है, so on this note we are wrapping up the session everyone. Thank you so much everyone for participating and learning simultaneously in the class.